देखो पता है बच्चे होता क्या है, वो जो तुम पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, वो मैं आज पढ़ के नहीं आया। ठीक है, आज मैं ये पढ़ के आया हूँ जो पढ़ा रहा हूँ, मैं यही बताऊंगा, इधर उधर का पूछना मत। बता दूंगा लास्ट में आज ही, अगर टाइम बच गया तो। देखो, ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लाइक ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट डैश देयर टीथ। ठीक है, ऑप्शंस देखो। टू फिल, फिल्ड, फिलिंग, फिल, एक चलो और लाओ लिखी दूं, फिल्स। हालांकि पेपर में आया तो चार ही क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, एक मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। हाँ बेटा, सेकंड ऑप्शन। कैसे बदल गया, सेकंड ही आएगा। हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है, जब हैव हेल्पिंग वर्ब हो या कुछ भी हो। ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, देखो ध्यान से, ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो सकता है? नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता हेल्पिंग वर्ब? हाँ, उससे पहले। हाँ, एक वजह तो ये होगी उससे पहले मस्ट है, लेकिन तब भी हेल्पिंग और हैव हो सकता है, क्योंकि मस्ट के साथ में अगर परफेक्ट फॉर्म लिखोगे वर्ब की तो हैव हेल्पिंग और बन जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई और वजह बता। अरे भाई, तुझे समझ में आ गया कि हैव हेल्पिंग और नहीं है, मैंने कह दिया जोर देके इसलिए मान लिया। दबाव है या समझदारी है? अबे हिले हुए उसका नाउन लिखा हुआ डेंटिस्ट, अगर हैव हेल्पिंग वर्ब होता तो उसका मेन वर्ब आती थर्ड फॉर्म में। हमने नाउन लिख रखा है डेंटिस्ट, तो इसका मतलब ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। ठीक है, खैर, आंसर क्या है वो भी हम लोग, हो सकता है इसने जो बच्चे ने बताया वही सही हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद उसको देखेंगे। पहले एक चीज और समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सम चेयर्स हैव ब्रोकन। यस्टरडे या एक्सीडेंटली कुछ लिख दो। यस्टरडे तो खैर लिख नहीं पाओगे, एक्सीडेंटली लिख दो। दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स। तीसरा, दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स। फोर्थ, दे हैव सम चेयर्स ब्रोकन। अब देखो तो जरा, ये चारों सेंटेंस जो हमने लिखे हैं, ये सही है या गलत है? सारे गलत हैं, सारे सही है, कुछ सही है कुछ गलत है, क्या कहानी है? हिले हुए, पता बेटा ये चारों सही है गलत है? हाँ बढ़िया। दूसरा, बढ़िया। तीसरा, सही है, बढ़िया। फोर्थ, हाँ, डाउट है, तो डाउट का फायदा किसे मिलेगा, बैट्समैन को बॉलर को? अगर मान ले डाउट है तो फिर क्या मानेगा, गलत या सही? गलत है तो तू पजामा ही, जब डाउट है तो सही मान ले। भाई अगर डाउट है, तुम्हें ये नहीं पता ये चीज सही क्यों है गलत क्यों है, तो उसको सही मान लो तब तक।
पता है क्या, ये चारों सेंटेंस ही है, इनमें से गलत गलत कोई भी नहीं है। अब जरा इनको एक बार समझ लेना जो यहाँ पे समझाया जाएगा। ये ब्रोकन है मेन वर्ब, और ये ब्रोकन है मेन वर्ब। ये ब्रोकन और ये ब्रोकन मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फिनाइट वर्ब्स हैं। अभी फिलहाल में हम इन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव ही होती है, पास्ट पार्टिसिपल। और यहां पर हैव मेन वर्ब है, यहां पर हैव मेन वर्ब है, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हैव जो है ना ये वर्ब है, क्योंकि हमने इनके बाद में अगर ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो नाउन लिखते हैं हम, मतलब वर्ब लिखते हैं, हमने इनके बाद वर्ब नहीं लिखी। यहाँ पे डिटर्मिनर लिखा, यहाँ पे नाउन लिखा, तो ये वर्ब है। अब जब ये बात समझ में आ जाए, वर्ब की बेटा डेफिनेशन बता, वर्ब का काम क्या होता है? हाँ, एक्शन ऑफ स्टेट को रेफर करे। सोच के बोलिए तू क्या बोल रहा है, क्या मतलब इसका मतलब आदमी सुनने वाला क्या समझे? एक्शन ऑफ स्टेट को एक्सप्रेस करे। एक्शन ऑफ स्टेट क्या होता है? स्टेट ऑफ एक्शन तो मैं भी जानता हूं, एक्शन ऑफ स्टेट क्या होता है? है? आदमी से सवाल का जवाब पूछा जाता है कि जवाल का सवाल पूछ दिया जाता है? रिवीजन कर ले हिले हुए, नहीं तो बहुत मारूंगा, समझा? अब वर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस डूइंग और हैपनिंग, यही पढ़ा था। तो वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी डूइंग बीइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करें। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में हमारी वर्ब ब्रोकन है ना, वो एक्सप्रेस कर रही है हैपनिंग को। सेकेंड सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रही है डूइंग को। तो यही हमने पढ़ा था कि वर्ब का काम होता है किसी बीइंग डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करना। तो जो हमारी फर्स्ट सेंटेंस में लिखी गई ब्रेव वर्क है ना, वो वर्ब है ब्रोक, वो एक्सप्रेस कर रही है किसी हैपनिंग को, क्योंकि जो चेयर है वो डूअर तो है नहीं, तो वो वर्ब डूइंग नहीं एक्सप्रेस कर रही, हैपनिंग एक्सप्रेस कर रही है। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में जो हमने सब्जेक्ट लिखा है दे, वो डूअर है, तो ये वर्ब हैपनिंग नहीं डूइंग एक्सप्रेस कर रही है। अच्छा, ब्रेक का मतलब दोनों ही होते हैं, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, टूटना भी होता है, वो डूइंग भी हो सकती है, हैपनिंग भी हो सकती है। तो इसका मतलब चेयर्स टूट गई हैं, इसका मतलब उन्होंने चेयर्स तोड़ दी हैं, वो दोनों सही है, और बात समझ में आ गई होगी क्या कहा जा रहा है। अब इस पे आ जाते हैं, इन दोनों सेंटेंस हम देख रहे हैं वर्ब हैव है। अच्छा, हैव की फॉर्म्स जब मेन वर्ब होती हैं, जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं तब तो ये परफेक्ट टेंस बनाती हैं, लेकिन जब हैव की फॉर्म्स मेन वर्ब होती हैं तब ये वर्ब्स पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है मेनली। जैसे हमने लिखा दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, तो इस सेंटेंस में लिखी गई वर्ब जो है ना, वो ना तो डूइंग ना ही हैपनिंग, बल्कि पोजीशन को एक्सप्रेस कर रही है किसी के। तो जैसे हमने लिखा दे हैव सम चेयर्स, ठीक है, तो चेयर्स उनका पोजीशन हो गई। व्हाट काइंड ऑफ चेयर्स डू दे हैव, ये बताने के लिए हमने ब्रोकन लिख दिया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस में अगर हम हैव वर्ब को मान लिए वर्ब पोजीशन शो कर रही है, तो फिर ये ब्रोकन को जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसकी पोजीशन वहां पर क्यों है, ये वहां पे क्या कर रहा है। अगर मान लो ये मेन वर्ब है तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो इसको पहले लिखना चाहिए। ये जो फोर्थ सेंटेंस में हमने वर्ब लिखी है ना, ये वर्ब पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रही है। होता क्या है, हैव की फॉर्म्स को जब हम वर्ब बनाकर यूज करते हैं तो ये पोजीशन के साथ साथ में पॉजिटिव बनाने का भी काम करते हैं वर्ब को। पॉजिटिव का मतलब कहते हैं, एक बार समझ लेना। जैसे हमने कहा कि कोई भी वर्ब जो होती है उसका काम होता है किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस करना। अब जैसे ब्रेक वर्ब है, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है, अब ब्रेक का मतलब टूटना भी है, तो डूइंग भी ये वर्ब एक्सप्रेस करेगी, हैपनिंग भी ये वर्ब एक्सप्रेस करेगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं। मान लो सब्जेक्ट ने अगर तोड़ दिया तो डूइंग हो गई ये वर्ब, सब्जेक्ट टूट गया तो हैपनिंग हो गई ये वर्ब। लेकिन अगर मान लो किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हम इस वर्ब का यूज करना चाहें जिसने ना तो तोड़ा हो ना ही टूटा हो, बल्कि किसी को कॉज किया हो कि वो तोड़े, अब वो जो मीनिंग है ना तोड़वाना, जैसे अगर हम हिंदी में बोलेंगे, वो मीनिंग इस वर्ब का नहीं होता। इसका मतलब तोड़ना है, इसका मतलब टूटना है, तोड़वाना मीनिंग इसका नहीं है। उसके लिए हमें किसी वर्ब के साथ लिखकर इसका यूज करना पड़ेगा जो इसे पॉजिटिव बनाए। तो इंग्लिश में ऐसी वर्ब्स जिनका यूज हम वर्ब्स को पॉजिटिव मीनिंग एट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। आज का टॉपिक हमारे उन्हीं वर्ब्स को स्टडी करना है, उन पे बेस हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं दुनिया भर की, लेकिन वो जो बाकी वर्ब्स होती हैं इन तीनों को छोड़कर उनके यूजेस मेन वर्ब के यूजेस के सिमिलर ही होते हैं। तो मतलब जिस तरीके से हम मेन वर्ब के यूजेस सीखते हैं वही सेम उन पे अप्लाई करते हैं, तो उन्हें अलग से पढ़ने की कोई जरूरत होती नहीं है। ये जो तीनों वर्ब्स हैं जिन्हें हम पॉजिटिव वर्ब्स के तरीके से पढ़ेंगे, इनके यूजेस बाकियों से अलग होते हैं। इन पे बेस जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, वो हमें सीखनी समझनी है। हैव, गेट, मेक, तो फिर से एक बार समझ लो,
वर्ब का अपना बेसिक मीनिंग डूइंग या हैपनिंग होता है, वर्ब का अपना मीनिंग पॉजिटिव होता नहीं है, वो हमें बनाना पड़ता है। तो वो मीनिंग एट्रीब्यूट करने के लिए किसी भी वर्ब को हम इन वर्ब्स का यूज करते हैं, हैव, गेट, मेक का। तो जब हमें किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाना होता है तो उसको हमें इन वर्ब्स के साथ में लिखकर यूज करना पड़ता है, ये उसको पॉजिटिव बनाती हैं। ठीक है, फिर से देखो, बर्न का मतलब जलना है, जलाना है, जलवाना नहीं है। वो मीनिंग अगर इस वर्ब के थ्रू कन्वे करना चाहोगे ना, तो इसको उनमें से किसी एक वर्ब के साथ लिखकर यूज करना पड़ेगा जो इसे पॉजिटिव बनाए। ये जो हैव हमने यहाँ पे वर्ब यूज किया ना, ये उस ब्रेक वर्ब को पॉजिटिव बना रही है। और इसका मतलब है कि वो चेयर्स तोड़वाते हैं, ना तोड़ते हैं ना चेयर्स अपने आप टूटती हैं, बल्कि वो किसी और के थ्रू इन काम को करवाते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पे हैव वर्ब यूज किया ना, ये पोजेशन नहीं शो कर रही है, ये इस ब्रेक वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी गई पॉजिटिव वर्ब है। तो इन चारों के मीनिंग समझ लो, चारों ही सही है। कुछ चेयर्स टूट गई हैं, उन्होंने चेयर्स तोड़ दी हैं, उनके पास टूटी हुई चेयर्स हैं और वो चेयर्स तोड़वाते हैं। और इसका ध्यान रखना कि जब हम हैव की फॉर्म्स को यूज करते हैं सेंटेंस में एज अ वर्ब, तो वो या तो पोजेशन एक्सप्रेस करती हैं या किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाती हैं। अब वो पोजेशन एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस में यूज की गई है, पॉजिटिव बनाने के लिए यूज की गई, वो अपने आप ही समझना पड़ता है, वो कोई समझा नहीं पाता। अब यहाँ देखो, ये जो हैव हमने लिखा ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो इसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं थर्ड फॉर्म में। हमने इसका नाउन लिख रखा है डेंटिस्ट, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब अगर ये मेन वर्ब हो गई तो हमें बस ये पता लगाना है कि इस हैव मेन वर्ब का हम यहाँ पर यूज कर क्यों रहे हैं। हमें किसी का पोजेशन रेफर करना है इसलिए, या किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाना है इसलिए। देखो देखो, ये एक्चुअल में ना डेंटिस्ट होना जो है वो एनिमल्स का पोजेशन नहीं है। यहाँ पे कोई एक्शन है, जैसे हमारे दांत होते हैं तो कैविटी हो जाती है तो हम डेंटिस्ट ढूंढते हैं जो उसको फिल कर दे, उसी तरीके से हम यही बात एनिमल्स को लेकर कह रहे हैं कि जैसे इंसान लोग करते हैं ना, वैसे एनिमल्स को भी करना चाहिए कि दांतों की जो कैविटी होती है ना वो डेंटिस्ट से फिल करवानी चाहिए। अब फिल का मतलब फिल करना होता है, करवाना तो होता नहीं है। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं अपने आप तो ये काम कर नहीं पाएंगे, तो इनको कोई चाहिए होगा जो इनके लिए वो काम करे। तो इसका मतलब वो जो हम हैव वर्ब वहां पे यूज कर रहे हैं ना, वो इस फिल वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए है। जब हम हैव की फॉर्म्स को सेंटेंस में यूज करते हैं किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो वहां पे सेंटेंस लिखने के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक ये जो हमने लिख रखा है, और एक हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, जू एनिमल्स मस्ट हैव देयर टीथ डैश। अब देखो, ये जो हमने हैव लिखा है ये भी हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद भी हमने एक नाउन लिख रखा है देयर टीथ। अच्छा, पोजेशन ये वर्ब भी नहीं शो कर रही होगी, क्योंकि अगर मान लो हम, भोपाल एक चीज बता बेटा, ये हैव वर्ब यहाँ पे पोजेशन क्यों नहीं शो कर सकती? क्या पता ये पोजेशन शो करने के लिए लिखी गई मेन वर्ब हो। देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ये तो क्लियर है कि हैव को जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो या तो पोजेशन शो करेगी या पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करेगी। लेकिन ये तुम्हें खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से पहचानना पड़ेगा सेंटेंस में कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इसका यूज किस लिए किया जा रहा है। उसके लिए कोई ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। समझ है तो जान जाओगे किस लिए यूज हो रही, नहीं समझ जाओगे तो फिर तुक्का मारना पड़ जाएगा। अब भोपाल तो ये बता कि हम ये क्यों ना मान लें कि हैव वर्ब इस सेंटेंस में पोजेशन शो करने के लिए लिखी गई। तो बता। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। इस हैव वर्ब को हम इस सेंटेंस में पोजेशन की वर्ब क्यों ना मान लें। हम ये क्यों ना मान के चलें कि हैव वर्ब यहाँ पे पोजेशन शो करने के लिए लिखी गई है। पूरा कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंड करता है कि अगर तुम ये जान पाओगे कि हैव वर्ब का सेंटेंस में यूज किस लिए हो रहा है। जान जाओगे तो अलग यूज करोगे, नहीं जान पाओगे तो तुक्का मारना पड़ेगा। पड़ोसी, बेटा फेशियल कम कराया कर, पढ़ाई ज्यादा किया कर, समझा। तू यहाँ पे शोबाजी कर ले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम हैव वर्ब का ये क्यों ना मान ले पोजेशन शो करने के लिए लिखी गई वर्ब है। मेरा क्वेश्चन ये है, बड़ा सीधा क्वेश्चन है कि हैव वर्ब को हम पोजेशन की वर्ब क्यों ना माने।
किसका पोजेशन है? मान लो तुम्हारे दांत किसका पोजेशन है? तुम्हारा या पड़ोसी का? भाई आई हैव टीथ मैंने लिख दिया तो मेरे तो पोजेशन है। तो वैसे जो जो एनिमल्स के दांत है वो उनके पोजेशन है। पड़ोसी, पड़ोसन, पड़ोसी, हाँ पड़ोसी, ए नहीं होता। देखो 2 वजह, ये चीजें अपने आप ढूंढने की आदत डालो, बहुत कुछ पढ़ लिया अब, ठीक है। अगर ये वर्ब पोजीशन शो करने के लिए होती तो इसका जो हमने मॉडल लिखा है ना, वो इसको नेसेसिटी बना देता। भाई अगर हम मॉडल लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि ये काम हो, लेकिन ये होता नहीं होगा, तभी तो हम ऐसा चाह रहे हैं। तो ये पोजीशन हम तब मान सकते हैं जब जू एनिमल्स के दांत होते ना हो, लेकिन हम ये कह रहे हो कि उनके भी दांत होने चाहिए जैसे इंसानों के होते हैं, लेकिन हमें पता है उनके तो ऑलरेडी ही दांत होते हैं। तो एक तो वो मस्ट मॉडल इसको पोजीशन नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर मस्ट मॉडल के साथ लिख रहे हो तो इसका मतलब जो तुम लिख रहे हो तुम्हारा सजेशन है, रियलिटी नहीं है, लेकिन हमें पता है ये रियलिटी है, दे हैव टीथ। तो एक तो मस्ट मॉडल इसको पोजीशन नहीं मानने देगा। दूसरी वजह वो जो हमने उसके बाद में टीथ नाउन लिखा है ना, उसके बाद देखो हमने पोजीशन शो करने के लिए ऑलरेडी पजेसिव केस देयर लिख ही रखा है। भाई जो हमने देयर लिखा है ना डिटर्मिनर, वो पोजीशन ही शो करता है। तो अगर पोजीशन वो मॉडल वो जो हमने डिटर्मिनर देयर लिखा है वही शो कर देगा, तो इसका मतलब ये हैव वर्ब पोजीशन नहीं शो कर रही। तो मतलब ये चीजें तुम्हें खुद नजर आनी चाहिए जो अभी मैं बता रहा हूं। चलो आगे से ट्राई करना। तो ये वर्ब हैव भी कॉस्टिव बनाने के लिए लिखी गई है और ये भी कॉस्टिव बनाने के लिए लिखी गई है, ठीक है। मीनिंग वही है कि जो एनिमल्स जो है वो अपने दांत को फिल करवाएं, ना कि खुद करें। कोई भी नहीं खुद कर लेता अपने आप, ठीक है। अब होता है कि जब हम हैव वर्ब को यूज करते हैं किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाने के लिए, तो इसके बाद में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो हम इसके बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखकर यूज कर सकते हैं जो उस वर्ब के लिए जिसे हमें कॉस्टिव बनाना है डूअर हो। जैसे जो वर्ब हम यूज करना चाह रहे हैं ना वो फिल वर्ब है, डेंटिस्ट उस वर्ब का डूअर है, डेंटिस्ट फिल करेगा। तो अगर ये डूअर है तो इसके बाद जो हम वर्ब लिखेंगे वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी। क्या पहले कभी हमने ये पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स मतलब मेन वर्ब के बाद में लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है? अबे पढ़ा था क्या? हाँ? अबे हाँ ना तो कर दिया करो हिले हुए, कि वो कॉन्सेप्ट हमने कभी डिस्कस किया कि मेन वर्ब के बाद में लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है? नहीं गया? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, नहीं गया तो मैंने बता दो, तब तुम्हें पता ही नहीं बेचारों को। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही डिसाइडेड टू गो होम, एक सेंटेंस। दूसरा, ही एडवाइज्ड अस टू गो होम। अब देखो इन दोनों सेंटेंसेस में ना हमने एक मेन वर्ब लिखी डिसाइडेड, यहां भी और यहां भी। अच्छा, दोनों में एक नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव भी लिखी। हालांकि इन्फिनेटिव हमने जो लिखा वो सेम लिखा, यहां भी टू गो और यहां भी टू गो। अच्छा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना वो हमने मेन वर्ब के बाद लिख दी, मेन वर्ब डिसाइडेड है उसके बाद हमने नॉन फाइनाइट वर्ब लिख दी। तो अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो वो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है वही उस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट माना जाएगा। मतलब डिसाइड करने वाला और घर जाने वाला पर्सन सेम हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर हम मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लिखेंगे तो वो जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना वो उस नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट माना जाएगा। मतलब घर जाने वाला ही नहीं है, जो उसने जिसे एडवाइस किया वो है। तो ये जो ही है ये केवल मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट अब वो माना जाएगा जो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब फिर से पूछ रहा हूं, ये बात हमने पहले कभी डिस्कस की क्लास में? नहीं, मुझे लगता है कि नहीं की। चलो, तो मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई तो जरा वहां जाओ। अब यहाँ पे हैव वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा टीथ, यहाँ पे हमने लिखा डेंटिस्ट। जो इसके बाद हमें वर्ब यूज करनी है वो है फिल। तो इसका मतलब जो भी हम यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे उसका सब्जेक्ट ये डेंटिस्ट और टीथ होंगे। अब डेंटिस्ट जो है ना वो फिल वर्ब का डूअर है, तो ये वर्ब एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगी जो यहाँ पे लिखेंगे। टीथ जो है वो डूअर नहीं है, टीथ तो फिल करेंगे नहीं बल्कि उन्हें फिल किया जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम वर्ब लिखेंगे वो पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी। जब पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो तब तो हमेशा लिखा करो पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उसका मीनिंग पैसिव होता है, हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा भी होगा, ठीक है।
एक्टिव मीनिंग कन्वे करना हो तो लिखा करो बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव। ये जो हमने फिल लिखा है ना, ये बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव है, बिना टू के लिखा जा रहा है। तो बस इतना ही हमें समझना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है फिल और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फिल्ड। अब मीनिंग समझ लेना। लाइक ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स मस्ट हैव अ डेंटिस्ट फिल देयर टीथ। इंसानों के जैसे जो एनिमल्स को भी अपने दांत फिल करवा लेने चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसका भी मतलब वही है, बस यहाँ पे हमने पैसे बना दिए। टू फिल तो अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो गलत ही होता होगा। अच्छा, चलो अच्छा, थोड़ी देर बाद तुम्हारे क्वेश्चन को भी मैं आंसर करूंगा, लेकिन अभी मेरी सुनो पहले जो मैं कह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो देखो, एक एसएससी के मतलब किसी भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, नेटेड अपना ढूंढ लेना किस में आया। क्वेश्चन ये है, मिस्टर सेठ had his students completed the work timely। एक दूसरा, we have our work to do instead of doing on our own। Fifth, Mr. Sharma will have his son to admit in a prestigious college। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लेना, ये जो हमने हैव वर्ब यूज किए ना इन सारे सेंटेंस में, ये मेन वर्ब है। ठीक है, ये तो जानी गए मेन वर्ब है। बस सबसे पहले ये पता लगाना कि हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं। हमें किसी का पोजेशन रेफर करना है इसलिए, किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाना है इसलिए। सेंटेंस पढ़ोगे, पढ़ के समझने की कोशिश करोगे तो जान जाओगे। तो इन तीनों सेंटेंसेस में जो हमने हैव वर्ब यूज किए, ये हमारी मेन वर्ब है, और हमें ये पता करना है कि ये मेन वर्ब हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पोजेशन या कॉस्टिव। थर्ड सेंटेंस में बताओ। हाँ, कॉस्टिव पोजेशन क्यों नहीं? देखो, हालांकि ये सही है तुम्हारा तरीका, लेकिन भैया सब्जेक्टिव होना छोड़ोगे ना तो कुछ सीख जाओगे। सेंटेंस में हिंट्स ढूंढा करो, अपनी खोपड़ी से बाहर मत लाया करो, सेंटेंस से खोपड़ी में ले जाया करो। ये जो हिज हमने लिखा ना पजेसिव केस, इसकी वजह से नहीं हो सकती है वर्ब पोजेशन की, क्योंकि अगर ये वर्ब पोजेशन शो करेगी तो पोजेशन के लिए तो डिटर्मिनर यूज होता है। तो अगर हम हिज लिख रहे हैं तो ऐसे ही जान जाओ कि ये वर्ब पोजेशन नहीं रेफर कर रही है। पोजेशन ही रेफर करना होता तो वर्ब है तो वो है तो सही डिटर्मिनर। तो ये जो हेड वर्ब है ना, अगर वर्ब है और पोजेशन नहीं शो कर रही तो ऑब्वियस सी बात है किसी वर्ब को कॉस्टिव बनाने की लिखी होगी। कहां है वर्ब जिसे कॉस्टिव बनाना है? ये रही। अब हमने पढ़ा कि हैव के बाद वो जो वर्ब जिसे हम कॉस्टिव बनाते हैं, या तो बेस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में आती है। वो डिपेंड करती है इस बात पे कि हैव के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट उस वर्ब का डूअर है या नहीं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा है हेड के बाद में, ये इस वर्ब का जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं डूअर है या नहीं है। तो अगर ये डूअर है ना तो हमें एक्टिव मीनिंग कन्वे करना है। एक्टिव मीनिंग के लिए बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव लिखा करो हैव के साथ। तो ये आंसर हमारा ये हो जाएगा, मिस्टर शर्मा हैड हिज स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्क टाइमली। इसका मतलब उन्होंने अपने स्टूडेंट से काम टाइम से पूरा करवा लिया। मतलब ही डिडंट डू इट ऑन और ऑन हिज ऑन, उन्होंने अपने आप नहीं किया बल्कि करवाया। अब इसमें देखो, अब देखो,
ये जैसे हमने यहाँ पे आवर लिखा डिटर्मिनर वर्क नाउन के साथ में, तो अगर हम आवर डिटर्मिनर लिख रहे हैं ना, तो ये पता चल जाना चाहिए कि हैव वर्ब यहाँ पे पोजीशन नहीं शो कर रही है, कॉस्टिव बनाने के लिए लिखी गई होगी किसी वर्ब को। एक सीधी सी बात, मान लो थोड़े समय के लिए अगर हम यहाँ पे आवर ना चेंज करके दिस लिख दें, अब दिस जो डिटर्मिनर होता है पोजीशन नहीं शो करता, तब हम ये भी मान सकते हैं कि ये हो सकता है कि हम वर्क जो है वो हमारा पोजीशन है, मतलब वी हैव दिस वर्क टू डू, क्या मतलब हमारे पास कोई काम है जो कि करना है, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि हैवर पोजीशन शो करने के लिए लिखी गई। लेकिन अगर आवर लिख दोगे तो फिर ये नहीं मानना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मान लो हम इसको पोजीशन मान ले और ये सेंटेंस केवल यहीं तक हो, इसके आगे कुछ ना लिखा हो, तो ये सही है, तो हमें इसे सही मानना पड़ेगा। ये बेटा तेरे क्वेश्चन का आंसर है कि अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो आई हैव दिस वर्क टू डू, तो हमें इस वर्ब को यहाँ पे पोजीशन की वर्ब मानना पड़ेगा और फिर ये इन्फिनिटिव से हो जाएगा। लेकिन अगर वो आगे कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन आवर ओन, तो उसे क्लियर हो जाएगा कि हम अपने आप काम ना करके किसे करवाते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन आवर ओन का मतलब क्या हुआ, तो बताओ। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन आवर ओन का मतलब क्या समझते हो? हम्म? हाँ, हाँ, सलाह लेकर, अच्छा खुद ना करके, हाँ। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन आवर ओन का मतलब होता है अपने आप करने के बजाय, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये काम हम अपने आप नहीं करते तो किसी और से करवाते होंगे। अब हमें ये मानना पड़ेगा कि हैवर यहाँ पे पोजीशन नहीं पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रही है। फिर से समझ लो, अगर ये ना लिखा हो तो वो सही है और ये लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। तो अगर जब पता चल गया ये वर्ब पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रही है, तो और दिस वर्ब जो हमने लिखा है ये डूअर है नहीं उस वर्ब का, ठीक है, तो इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखो, डन। वी हैव दिस वर्क डन। जब डन लिख दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम ये काम करते नहीं है बल्कि किसी से करवाते हैं। अब कौन करता है वो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन होगा जरूर कोई ना कोई। फिफ्थ क्वेश्चन देखो अपने आप, हैव वर्ब के बाद में जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा हिज सन, वो वर्ब का जिसे हम कॉस्टिव बना के वहां पे उसके बाद में लिख रहे हैं, डूअर है या कोई और? वो जो हिज सन हमने लिखा है वो एडमिट वर्ब के लिए डूअर है या कोई और? किसी को बोलने दो। हाँ, बोलेगा। एक हेल्पलाइन नंबर दे दूं, मुझे लगता है तुम्हें इंग्लिश के लिए कोई डाउट हो तो उस पर मिला के पूछ लिया करो, हाँ? जैसे रेलवे का नहीं होता हेल्पलाइन नंबर, ट्रेन का पता करना है कब आएगी कब जाएगी, हेल्पलाइन नंबर मिलाया पूछ लिया। वो जो सन है वो डूअर है कोई और? डूअर है। इतने पैदल है दिमाग से ससुर। बेटा गया अपने आप कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कर लिया, हम आ गए हमने अपना एडमिशन कर लिया, ऐसे ऐसे होता है? स्टूडेंट अपने आप एडमिशन कर लेता अपना? कह रहा हाँ। बहुत मारूंगा गिरा के। मान लो बेटा गया उसने जाके अपना एडमिशन कर लिया, कॉलेज में कोई भी आएगा अपना एडमिशन कर लेगा? एडमिशन कॉलेज का मैनेजमेंट देगा, वो करेगा एडमिट, कि कोई भी कैंडिडेट आके कर लेगा? फिर ये डूअर है कोई और? कोई और। अभी जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है ना हैव के बाद में हिज सन, ये डूअर नहीं है, मतलब ये एडमिट नहीं करेगा, इसको एडमिट किया जाएगा। कौन एडमिट करेगा? कॉलेज का स्टाफ, वहां का मैनेजमेंट। तो अगर तुम्हें पता चल गया ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है ये डूअर नहीं है, तो पैसिव मीनिंग कन्वे करने के लिए पास्ट पार्ट्स पे लिखो एडमिटेड। तो जब हम हैव वर्ब का यूज करते हैं किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो उस वर्ब को या तो बेस फॉर्म में लिखा करो या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा करो। पास्ट पार्टिसिपल तब लिखना जब हमें उसके थ्रू पैसिव मीनिंग कन्वे करना हो, अगर मीनिंग एक्टिव कन्वे करना हो तब मत लिखना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, तो हैव के तो यूजेस यही होते हैं जो हमने डिस्कस किया, इनका ध्यान रखना। एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, कमल विल गेट हिज कार डैश नेक्स्ट वीक। दूसरा, कमल विल गेट द मैकेनिक डैश हिज कार।
टू रिपेयर, रिपेयर, repaired, repairs। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखे ना यहाँ पे, इनमें मेन वर्ब हमारी गेट है, और हमें पता है कि गेट वर्ब का मतलब रिसीव करना है या किसी चीज को पाना होता है, मतलब ही गॉट नो रिप्लाई, ही गॉट नो मनी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पे देखें तो ये गेट वर्ब एक्चुअल में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए नहीं है जिसको किसी ने रिसीव किया हो या पाया हो, बल्कि ये एक वर्ब है जो हमें ऑप्शन में दी गई है उसको कॉस्टिव बनाने के लिए। तो ये जो गेट वर्ब होती है ना, इसका भी यूज हम कॉस्टिव के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ये जो कमल हमारा पर्सन है ना, जो ऑनर ऑफ द कार है, ये खुद रिपेयर ना करके किसी से रिपेयर करवा रहा है। ठीक है। अगर ये इसका पोजेशन होती कि मतलब इसने कार कहीं से पाई, ठीक है, तो फिर हम इसके बाद में बात खत्म ही कर देते, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती, आगे किसी चीज की फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो पर्सन है ना, ये इसने कुछ पाया खोया कुछ नहीं है, बल्कि ये किसी को कुछ करने के लिए कॉज कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि गेट के बाद यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वो है कार, यहाँ पे लिखा है मैकेनिक। जिस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना चाहते हैं उसके लिए मैकेनिक तो डूअर है, कार डूअर नहीं है। अच्छा, अगर ये डूअर नहीं है तो जो यहाँ पे हम वर्ब लिखेंगे वो मीनिंग कन्वे करेगी पैसिव, यहाँ पे जो लिखेंगे वो मीनिंग कन्वे करेगी एक्टिव। पैसिव मीनिंग में तो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही लिखा करो, पैसिव मीनिंग के लिए हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही लिखा करो। एक्टिव मीनिंग के लिए हैव के साथ बेयर इन्फिनिटिव, क्योंकि वहां पे पोजीशन वाला है कि पहले से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है। गेट के साथ में इन्फिनिटिव लिखा करो, टू रिपेयर। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कमल विल गेट द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। तो इसका मतलब ये हो गया कि कमल जो है वो मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाएगा, और इसका भी मतलब वही है, बस यहाँ पे पैसिव हो गया। कमल विल गेट हिज कार रिपेयर नेक्स्ट वीक, कि कमल जो है वो अपनी कार को रिपेयर करवाएगा लेकिन नेक्स्ट वीक। तो हैव और गेट ये दोनों ही वर्ब पॉजिटिव बनाने के लिए लिखी जाती हैं, बस ध्यान ये रखना है कि गेट के साथ में एक्टिव फॉर्म के लिए इन्फिनिटिव लिखा करो, हैव के साथ बेयर इन्फिनिटिव लिखा करो, पैसिव मीनिंग में दोनों के साथ पास्ट पार्टिसिपल लिखा करो। अब एक क्वेश्चन देखना और, he could not get his parents agreed to that offer। We should get this message we should get this message sent to everyone। अब देखो, ये जो गेट वर्क का हमने यहाँ पे मैसेज लिखा है और यहाँ पे लिखा पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा, जिस वर्क को हम यहाँ पे कॉस्टिव बनाना चाह रहे हैं वो ये है, एक एग्रीड एक सेंड। मैसेज सेंड करेगा, मैसेज को सेंड किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो हमें यहाँ पे मीनिंग चाहिए बेसिकली पैसिव, पैसिव मीनिंग चाहिए ना, तो सेंट लिख दो, थर्ड फॉर्म लिखो सेंट। अच्छा, यहाँ पे जो मीनिंग चाहिए पेरेंट्स एग्री करेंगे, पेरेंट्स को एग्री किया जाएगा। देखो, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रहा तो हमने नॉन जब वर्ब पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़ा था एग्री वर्ब का पैसिव नहीं बनता। जिस वर्ब का फाइनाइट फॉर्म में पैसिव नहीं बनता उसका नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी पैसिव नहीं बनता। और इतना तो खैर हमें पता ही कि पेरेंट्स एग्री करेंगे तो वो डूअर हो गया एग्री वर्ब के लिए, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखो। तो हम लिखेंगे ही कुड नॉट गेट हिज पेरेंट्स टू एग्री टू दैट ऑफर एंड वी शुड गेट दिस मैसेज सेंड टू एवरीवन।
फिफ्थ क्वेश्चन देखो। हैव दिस बुक पब्लिश्ड। अब देखो ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है ना, ये या इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पेपर में से कई बार वॉइस चेंज करने के लिए आते हैं। अब इसका हमें वॉइस चेंज करना है, ध्यान देना, गलती वलती मत ढूंढना लगना, नहीं तो आदत पड़ी होती है एरर ही ढूंढ लेगा तब तक। तो इसका नाम है वॉइस चेंज करना है। लेकिन वॉइस चेंज करने से पहले एक बार हम ये समझ लें कि सेंटेंस जो है इसमें कहा क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब देखो जैसे इसकी तरफ देखा ना, वैसे इसने मुंह नीचे कर लिया। अब तो तेरे से पूछूंगा, वैसे मैं भले ही छोड़ देता। अब बता इसका मीनिंग बता, हैव दिस बुक पब्लिश का। कहीं पे ये लिखा हो और इसको पढ़ने का तुम क्या समझोगे कि लिखने वाला क्या लिख के चला गया। कुछ नहीं समझेगा, मुंह ऊपर करके खड़ा हो जाइए बस पीछे। बेटा कहीं पे ये लिखा हो तो इसको पढ़ के क्या समझेगा। हाँ, मान लो कोई तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे हैव दिस बुक पब्लिश, तो तुम इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्या समझोगे कि कहने वाला तुमसे क्या कहना चाह रहा है। क्या ये बुक पब्लिश हो गई। बढ़िया। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। हाँ, हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो फिर क्या हुआ, हुई कि नहीं हुई। देवी जी से क्वेश्चन नहीं पूछो ना तो बड़ा फायदा उठाती हैं। ठीक है बेचारे वैसे ही परेशान है, किस्मत के मारे हैं, मैं थोड़ा और खींच दे के इनसे मजा ले लेता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी तुम लोग भी हंसोगे। ठीक है, ये मेरे शिकार हैं। पड़ोसी, ये तो सिर्फ नशा सा करे रहता है, पता नहीं कुछ बोलते ही नहीं। जल्दी बोला कर भाई, अगर मान लो देखो इतने लोगों से क्वेश्चन पूछा और तुम्हारी लाइन में पूछा जा रहा था, तो तुम पहले से तैयार बैठोगे, तुमसे भी पूछा जाएगा। जब पूछा जाए अनाप शनाप जो भी आंसर देना उस अटाक से दे दो। अब उतना ही टाइम तुम क्यों खराब करो जो पहले ने खराब किया था। पहले का तो चलो समझ में आता है, वो सोचने में टाइम लेगा, उसके बाद वालों को तो पता ही होता है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सटासट आंसर दो। मेरे से पूछ रहा है क्या। हाँ, हाँ क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा उनसे सही है, उन मूर्खों से थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बुक पब्लिश हो चुकी है नहीं, तुम खैर उन्हीं की कैटेगरी के हो। एक चीज बताओ, अगर इसका मतलब ये हो क्या ये बुक पब्लिश हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहिए बजाय कि फुल स्टॉप यूज करने की। एक कमी। दूसरी कमी, उस सिचुएशन में बुक बन जाएगी सब्जेक्ट, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बुक। अगर बुक सब्जेक्ट बन जाएगी तो हेल्पिंग और यूज करनी पड़ेगी हैज। दूसरी कमी। तीसरी देखो, अगर वही मीनिंग हो जो ये कह रहे हैं कि बुक पब्लिश हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में जब बुक सब्जेक्ट बन जाएगी तो वो पब्लिश वर्ब पैसिव वॉइस में लिखनी पड़ेगी, बीन पब्लिश्ड। अल्टीमेटली सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा हैज दिस बुक बीन पब्लिश्ड। अब अगर ये लिखा हो हैज दिस बुक बीन पब्लिश्ड, तब तो इसका मतलब हो जाएगा कि बुक छप चुकी है। पता नहीं पगले क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या ससुर कर रहे हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा। अब देखो समझना है यहाँ पे, इस सेंटेंस का मतलब है ये गेट दिस बुक पब्लिश्ड। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और हम अपने लिसनर से ये कह रहे हैं कि वो बुक को पब्लिश करवाए, करे नहीं खुद बल्कि किसी से करवाए। तो जब हम हैव दिस बुक पब्लिश लिखेंगे तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस भी नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम अपने लिसनर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ करने के लिए। ठीक है, और इसका मतलब है गेट दिस बुक पब्लिश्ड। तो मीनिंग तो इसका ये हो गया कि इस बुक को पब्लिश करवाओ। ठीक है, मतलब हम अपने लिसनर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, मतलब करने के लिए, करवाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अब चलो एक्टिव बनाना है, मतलब अब हमें पता करना है, मीनिंग समझ में आ गया कि अब हमें वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें और बता दूं, इस सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है ना हैव और गेट, इनके वॉइस नहीं चेंज होते। ये वर्ब हमेशा एक्टिव वॉइस में यूज होती है। ठीक है, तो जो भी हम वॉइस वगैरह चेंज करेंगे ना वो इस वर्ब का करेंगे। अगर सेंटेंस में लिखी गई मेन वर्ब का वॉइस ना चेंज हो तो नॉन फनेट वर्ब का करना पड़ता है, तो जो पब्लिश हमारी नॉन फनेट वर्ब है, मैं उसका वॉइस चेंज करना पड़ेगा।
अच्छा बताना तो जरा, पब्लिश कौन सी वॉइस की वर्ब है, एक्टिव है पैसिव? हिले हुए हो क्या? जब पिछली क्लास से पढ़ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट, ये जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं इनका मीनिंग पैसिव होता है। तो ये जो हमने पॉलिश लिखा है ना, पैसिव मीनिंग है। और नहीं अकल साथ दे रही हो तो अभी तो हमने पढ़ा कि मेन वर्ब के बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं इसका सब्जेक्ट है बुक। अब बुक तो डूअर है नहीं, बुक थोड़ी पब्लिश करती है, तो इसका मतलब ये वर्ब पैसिव है। हमें एक्टिव बनाना है। एक्टिव बनाने के लिए देखो मैंने एक ऑप्शन लिख दिया, पब्लिश दिस बुक। अब देखो जब हमने पब्लिश दिस बुक लिख दिया ना तो क्या हुआ, ये जो बुक थी ना हमारी पैसिव, और इसका जो सब्जेक्ट था वो इसका ऑब्जेक्ट बन गया। होता क्या है, जो पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, या यूं कहो कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये वर्ब वहां पे हमारी पैसिव थी, अब ये एक्टिव हो गई। लेकिन एक चीज देखो, क्या इस सेंटेंस का मीनिंग और उस सेंटेंस का मीनिंग सेम है या बदल गया? हाँ? अबे दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है या बदल गया? बदल गया। इसमें हम अपने लिसनर से कह रहे हैं बुक को पब्लिश करो, उसमें हम कह रहे हैं बुक को पब्लिश करवाओ, तो दो मीनिंग हो गए। जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो मीनिंग चेंज होता है या नहीं? अबे चेंज होता है या नहीं? नहीं होता। वॉइस चेंज करते टाइम मीनिंग नहीं चेंज होता। तो अगर मीनिंग नहीं चेंज होता तो इन दोनों के तो मीनिंग अलग अलग है, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता, इसका तो मीनिंग उससे अलग मीनिंग है, तो ये गलत हो गया। ये जो हमने पब्लिश दिस बुक लिखा है ना, ये एक्टिव जरूर है लेकिन इसका मीनिंग और उसका मीनिंग सेम नहीं है। ये देखो किसका, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अगर हम पैसिव में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड। तो अगर कहीं पे ये लिखा हो लेट दिस बुक बी पब्लिश्ड और हमें उसका एक्टिव बनाना पड़े तो ये है, और अगर कहीं पे लिखा हो पब्लिश दिस बुक और इसका हमें पैसिव बनाना पड़े तो ये। अब इन दोनों का मीनिंग सेम है तो ये एक दूसरे के एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, उसका मीनिंग इन दोनों के मीनिंग से अलग है तो इनका ना तो एक्टिव होगा ना इनका पैसिव होगा। अब देखो कहानी क्या है, ये जो हम लिख रहे हैं ना गेट दिस बुक पब्लिश्ड या हैव दिस बुक पब्लिश्ड, यहाँ पे एक अंडरस्टूड मीनिंग है जो जब तक तुम्हें बताया नहीं जाएगा तब तक तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी चर्बी चढ़ी हुई है। बाई समवन। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग ये है पूरा, हैव दिस बुक पब्लिश्ड बाई समवन, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे डूअर होगा, बुक तो डूअर है नहीं, तो हम कह रहे हैं कि किसी से काम करवा लो। अब जब हम पब्लिश वर्ड को पैसिव बनाएंगे एक्टिव बनाएंगे तो इसका जो डूअर है ना समवन, ये इसका सब्जेक्ट बनेगा, और हमें इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, गेट समवन टू पब्लिश दिस बुक। अब ये इसका एक्टिव है। अब देखो वो जो समवन उसका डूअर था ना वो इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, और बुक जो उसके सब्जेक्ट थी वो उसका एक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया, और वो जो पब्लिश पैसिव वॉइस थी पास्ट पार्टिसिपल वो एक्टिव हो गया। अब मीनिंग भी वही है। तो जब हम उसका वॉइस चेंज करेंगे ना तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, गेट समवन टू पब्लिश दिस बुक। अब ये जो हमने लिखा गेट समवन टू पब्लिश दिस बुक, ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब गेट यूज कर लिया। अब हमने पढ़ा कि हैव और गेट दोनों कॉस्टिव वर्ब होती हैं, इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे गेट यूज कर रहे हैं तो हैव का भी यूज कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं हैव समवन। अच्छा जब हैव वर्ब का यूज करोगे तो डूअर मीन एक्टिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यहाँ पे यूज करना वो क्या नाम, बेयर इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिश, हैव समवन पब्लिश दिस बुक। तो इन दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो आंसर हो जाएगा, तो या तो ये लिखो गेट समवन टू पब्लिश दिस बुक या हैव समवन पब्लिश दिस बुक। तो ये टोटल हमारे हैव और गेट पॉजिटिव वर्ब्स के यूजेस होते हैं। फिर से एक एग्जांपल से समझ लेना, अगर हम हैव और गेट का यूज करें किसी वर्ब को पॉजिटिव बनाने के लिए और इनके बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं डूअर ना हो, कोई और हो डूअर, तो हमें पैसिव मीनिंग चाहिए होगा, तो वहां पे हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज करना। लेकिन अगर हम इन वर्ब्स के बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उस वर्ब के लिए जिसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं डूअर हो, तो फिर वहां पे हमें एक्टिव मीनिंग चाहिए होगा, तो गेट के साथ में इन्फिनेटिव लिखना एक्टिव मीनिंग के लिए और हैव के साथ में बेयर इन्फिनेटिव लिखना।
तो इन वर्ब्स का ऐसे यूज क्या करो। बाकी ये वॉइस चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, कई बार आता रहता है। अब ये हैव गेट हो गया, अब नेक्स्ट वर्ब पे आ जाओ। हाउ टू से उसने सबको हंसाया, ये बात इंग्लिश में कैसे कहें। तू पिटेगा, समझा। अब देखो, हमें पता है कि लाफ वर्ब जो होते हैं ना, इसका मतलब हंसना होता है, मतलब ये हैपनिंग डूइंग है। लाफ का मतलब है हंसना, ये डूइंग एक्सप्रेस करती है। अब इसका मतलब हंसाना नहीं होता, वो मीनिंग है पॉजिटिव का। अच्छा, पॉजिटिव किसी भी वर्ब का अपना मीनिंग नहीं होता, वर्ब का जो अपना नेचुरल मीनिंग या बेसिक मीनिंग है, इंट्रिंसिक मीनिंग है, इनहेरेंट मीनिंग जो होता है, वो हमेशा डूइंग हैपनिंग होता है। पॉजिटिव मीनिंग किसी भी वर्ब का अपना खुद का नहीं होता, वो हमेशा हमें उसमें कॉज करने के लिए दूसरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो लाफ का मतलब हंसना होता है, लाफ का मतलब हंसाना नहीं होता। हंसाना एक तरीके से कॉज करना है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव वर्ब चाहिए होगी। अच्छा, अभी जो हमने वर्ब्स पढ़ी हैं, चाहो तो इनका यूज करो। ही हैड एवरीवन लाफ, ही गॉट एवरीवन टू लाफ। और नहीं तो एक तीसरी वर्ब होती है मेक। किसी को अगर हम कुछ फोर्स करें करने के लिए अपने आप, तो मेक वर्ब का वहां पे यूज करना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ही मेड एवरीवन टू लाफ। अब देखो, ये जो हमने टू लाफ लिखा है ना, ये बेसिकली है क्या, अगर तुम्हें समझ में आए तो ये हमने पहले भी वर्ब चैप्टर में पढ़ रखा है। ही मेड एवरीवन हैप्पी। अब देखो, ये हैप्पी एडजेक्टिव है, और हमने पढ़ा एडजेक्टिव्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लिंकिंग और जो लिखे जाते हैं वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। हमने ऑब्जेक्ट के बाद लिख रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब फिर हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था कि मेक का मतलब क्रिएट करना भी होता है और कॉज करना भी होता है। जब मेक का मतलब कॉज करना होता है ना, तो इसके बाद हमेशा हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने पड़ते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ना, हम इसको इतना लिख नहीं सकते, इसमें हैप्पी या कोई भी कॉम्प्लीमेंट हमें जरूर लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने ही मेड एवरीवन हैप्पी लिखा ना, वैसे ही वो लिखा हुआ ही मेड एवरीवन टू लाफ। अब होता क्या है, ये जो हैप्पी है, ये है एडजेक्टिव, ये स्टेट को रेफर कर रहा है कि कोई पर्सन है, हमने कोई पर्टिकुलर स्टेट कॉज की उसमें, मतलब वो पहले हैप्पी नहीं था लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि वो हैप्पी हो गया, तो मतलब वी एट्रीब्यूटेड दिस स्टेट टू दैट पर्सन। अच्छा, यहां पे जो हमने कॉज किया वो स्टेट नहीं है, वो एक्शन है। लाफ एक एक्शन है। तो जैसे यहाँ पे हैप्पी है, वैसे वहां पे लाफ है, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये स्टेट है, वो एक्शन है। सो if we call somebody a particular state, then use adjective. If we call somebody some particular action, then use bare infinitive. तो ये जो make verb होती है, जब हम इसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के इन्फिनेटिव लिखते हैं, तो bare फॉर्म में लिखा करो ऐसे। तो ये हो जाएगा he made everyone laugh। इसका मतलब he didn't laugh on his own। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह रहे वो अपने आप हंसा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि वो लोग हंसे। फिर उसने ऐसा क्या किया कि वो लोग हंसे, वो वही जाने। तो मेक वर्ब जो होती है ना, ये भी कॉस्टिव होती है। अच्छा, इसका और बाकियों का डिफरेंस क्या होता है। हैव और गेट जो वर्ब्स होती हैं हमारी, दीज वर्ब्स हैव नो पैसिव फॉर्म। इनकी अपनी पैसिव फॉर्म होती नहीं है। अच्छा, मेक वर्ब हम एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम पैसिव बनाना चाहेंगे तो हम लाफ का नहीं बनाएंगे, लाफ तो वैसे ही इंट्रांसिटिव है, बनेगा नहीं। अब फिलहाल में मेक वर्ब का अपना खुद ही पैसिव बन जाता है, तो हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो देखो सेंटेंस हमें कैसे लिखना पड़ेगा। एवरी वन वॉज मेड। तो ऑब्जेक्ट जो था ना, वो सब्जेक्ट बन गया, मेड का पैसिव बनाया तो वॉज मेड हो गया। अच्छा, यहां पे जो हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे थे वो था ऑब्जेक्ट का, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। अब जो हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो होगा सब्जेक्ट का। तो जब सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना के लिखोगे, तो इन्फिनेटिव फुल फॉर्म में लिखना। तो मेक के साथ में बस छोटी सी हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर मेक वर्ब हमारी एक्टिव है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, जो बेयर फॉर्म का इन्फिनेटिव आएगा। लेकिन अगर उसे पैसिव बना दोगे, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का माना जाएगा, वो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मेक वर्ब के साथ में हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज करते, या तो बेयर इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फुल इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी यूज होता है जब मेक वर्ब पैसिव वॉइस में।
द ओल्ड लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द वर्क. He will be made pay for this loss. I can't make him to sign this contract. ये देखो दो तीन सेंटेंस इसी कॉन्सेप्ट पे हैं. देखो फिर से एक बार बता देता हूँ. हैव और गेट वर्ब का अपना पैसिव नहीं बनता, मेक वर्ब का पैसिव बन जाता है. तो चूंकि मेक वर्ब का अपने आप ही पैसिव बन जाता है तो हम इसके साथ लिखे गए नॉन फाइनाइट वर्ब का पैसिव नहीं बनाते. बस उस नॉन फाइनाइट वर्ब में इतना डिफरेंस आता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो बेयर फॉर्म में लिखा करो, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो फुल फॉर्म में लिखा करो. बाकी उसका पैसिव वैसिव नहीं बनता. जो भी एक्टिव पैसिव चेंज होता है वो इस मेन वर्ब मेक का ही हो जाता है. अच्छा, हैव गेट का अपना पैसिव बनता नहीं, तो जब अगर हमें कभी वहां पे पैसिव बनाना होता है तो हम उनके साथ में लिखी गई जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसका पैसिव बनाते हैं. अब होता क्या, वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जब हम उसका वॉइस चेंज करते हैं तो उसका जो डूअर होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब स्विच करता है. तो अगर वर्ब से पहले हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख रखा हो जो उस वर्ब का डूअर हो, जिसे हम कॉस्टिव बना रहे हैं, तो हम जान जाते हैं कि यहाँ पे एक्टिव मीनिंग की जरूरत है तो हम इन्फिनेटिव लिख देते हैं. अच्छा, लेकिन हम उससे पहले अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिख दें जो उसका डूअर ना हो तो फिर हम जान जाते हैं कि अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे पैसिव मीनिंग कन्वे करेगी, तो हम वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लिख देते हैं. तो हैव गेट का अपना पैसिव बनता नहीं, तो उसके साथ जो नॉन फाइनाइट वर्ब लिखी होती है उसी का वॉइस चेंज करना होता है, तो उसके डूअर की पोजीशन से हम आइडिया लगा लेते हैं हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी चाहिए. अच्छा, मेक वर्ब का अपना ही पैसिव बन जाता है तो हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में जाके उलझना ही नहीं पड़ता, सीधे इसी का एक्टिव पैसिव से पता चल जाता है कि इन्फिनेटिव लिखे हैं वेरी इन्फिनेटिव लिखे. अब यहाँ जाए, ये हमने वर्ब लिखी मेड, एक्टिव वॉइस में है. अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेयर इन्फिनेटिव लिखा करो हमेशा. अच्छा, ये विल बी मेड है पैसिव. अच्छा, पैसिव में ऑब्जेक्ट होता नहीं क्योंकि वो सब्जेक्ट बन गया होता है. तो अब ये जो हम इन्फिनेटिव लिख रहे हैं ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो फुल इन्फिनेटिव. ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है, कांट मेक. अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट भी होगा जरूर, वो रहा ऑब्जेक्ट, और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है. तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर इन्फिनेटिव हो तो बेयर फॉर्म में. तो मेक वर्ब के साथ में इन्फिनेटिव बेयर फॉर्म का आएगा, फुल फॉर्म का आएगा, वो इससे देख लिया करो मेक वर्ब एक्टिव है या पैसिव है, बस हो गया. तो ये हैव गेट मेक हमारी क्वेश्चन वर्ब्स होती हैं. इन पे बेस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जैसे हमने डिस्कस किया है. छोटा ही कॉन्सेप्ट होता है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया हो तो प्रैक्टिस करने के लिए जो तुम्हें यहाँ से ग्रामर की बुक मिली है उसमें इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें एक पॉजिटिव वर्ब एक्सरसाइज होगी, वो देख लेना. आ, वो तो इंडेक्स में लिखा ही होगा कहाँ पर है, पेज नंबर देख के अपने आप प्रैक्टिस कर लेना. उसके बाद कोई डाउट शॉट रहे तो पूछ लेना, बाकी मेरी तरफ से तो खत्म हुआ. और कोशिश क्या करो जो पीछे पढ़ाया गया ना उसे अपना रिवीजन करते रहा करो टाइम टू टाइम, क्योंकि उन चीजों की जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा जितना पहले कर चुका हूँ. रेफरेंस दिया जाएगा लेकिन फिर से उतना एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा. तो अपनी जिम्मेदारी समझ के रिवीजन करते रहा करो रेगुलरली. नहीं तो आधा बच्चा जब तक पॉजिटिव वर्ब में आता है तो यही भूल जाता है कि पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग एक्टिव होता है कि पैसिव होता है. चलो.